अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा नेक्स्ट हमारे पास बुक में एग्जाम्पल थी, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि वो एग्जाम्पल आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक हम उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक न समझ लें। अब वो टॉपिक तो मैं आपको कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं टॉपिक का नेम बता देता हूँ। बेटा टॉपिक का नेम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अब इसमें मैं आपको शॉर्टकट में उनके स्टेप्स बता दूंगा। हमने करना क्या है, आपने उस न्यूमेरिकल को उन स्टेप्स की मदद से सॉल्व करना है। मैं टॉपिक नेम आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। बेटा टॉपिक नेम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड। अच्छा, बेटा करना क्या है, एक्चुअली होता ये है कि इस मेथड के अंदर हमें कंपोनेंट्स नहीं गिवन होते, बल्कि मल्टीपल वेक्टर्स गिवन होते हैं। वेक्टर ए गिवन होता है, बी गिवन होता है, सी गिवन होता है, और हमने इन तीन वेक्टर्स को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब हमने इन तीन वेक्टर्स को डायरेक्ट हेड टू टेल रूल नहीं लगाना, बल्कि हमने पहले इन तीनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए। फॉर एग्जांपल, मुझे दो वेक्टर्स ए और बी गिवन है, तो पहले मैं ए के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊंगा, मतलब ए का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट। फिर वेक्टर बी को लूंगा, उसका भी एक्स कंपोनेंट फाइंड करूंगा, उसका भी वाई कंपोनेंट फाइंड करूंगा, और देन मैं उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करके फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करूंगा। तो इसी तरह लेट्स सपोज अगर बेटा मुझे कोई से दो वेक्टर्स ए और बी गिवन हो, और या सी हो सकते हैं या डी हो सकते हैं, मल्टीपल वेक्टर, अनडिफाइंड नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं। मैं इनिशियली ले रहा हूँ कि मुझे सिर्फ दो ही वेक्टर्स गिवन है, ए और बी, और मुझे ये कह दिया जाए कि इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से आप क्या करो, ऐड करो। तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपने यहाँ पे, और न्यूमेरिकल्स भी हम स्टेप वाइज ही सॉल्व करेंगे। बेटा जो पहला स्टेप होगा ना, स्टेप वन, बेटा वो ये होगा कि आप जितने भी आपको वेक्टर्स गिवन होंगे, आप उन सब के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप होगा फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। जितने भी वेक्टर्स दिए, उन सब वेक्टर्स के आप बेटा एक्स भी कंपोनेंट्स फाइंड कर लोगे और वाई भी फाइंड कर लोगे। अब मसला आ गया, हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ये तो हम इससे पिछला आर्टिकल सीख के आ चुके होंगे। लेट्स सपोज मेरे पास वेक्टर था ए, तो बेटा मैं ए के लिए क्या फाइंड करूंगा, मैं कहूंगा ए का एक्स कंपोनेंट बराबर होता है ए कॉस थीटा, और ए का वाई कंपोनेंट बराबर होता है ए साइन थीटा। अगर वेक्टर बी भी गिवन होता, तो हम फाइंड करेंगे बी एक्स विच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और बी वाई फाइंड करेंगे किस फॉर्मूले से, बी साइन थीटा से। इसी तरह अगर सी होता, तो सी एक्स होता सी कॉस थीटा, सी वाई होता सी साइन थीटा, डी होता तो डी एक्स डी कॉस थीटा, डी वाई डी साइन थीटा। पहला स्टेप ये है कि आपको जितने भी वेक्टर्स दिए हों, जितनी फोर्सेज हैं, वेलोसिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, जो भी वेक्टर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उस वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। इसको बोलते हैं स्टेप नंबर वन। उसके बाद बेटा आता है मेरे पास स्टेप नंबर टू। बेटा स्टेप नंबर टू ये होता है कि अब आपने जब एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, तो आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितने भी वेक्टर्स होंगे उनका रिजल्टेंट फाइंड करें। मतलब आपने आर एक्स फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है क्या, आर एक्स। ये कैसे फाइंड किया जाता है,
बेटा इसका तरीका ये होता है कि सारे एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स, और अगर कुछ और भी होते तो वो सारे के सारे ऐड हो जाते, सी एक्स डी एक्स, इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा एक्स कंपोनेंट का। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट्स। तीसरा स्टेप, बेटा स्टेप 3 ये होता है, आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है वाई कंपोनेंट्स का। अब आपको जितने भी वाई हैं, ऊपर वाले केस में है ए वाई प्लस बी वाई, और अगर कुछ और होते तो आपको सॉन कर देते। समराइज करके हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट्स। पहला स्टेप साथ साथ दोहराते जाते हैं, गिवन वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड कर लेने हैं। स्टेप नंबर 2, सारे एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके एक्स कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट। स्टेप नंबर 3, सारे वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके वाई कंपोनेंट्स का। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये होता है कि जब आप एक्स रिजल्टेंट भी फाइंड कर लिया और वाई भी फाइंड कर लिया, तो अब नेट रिजल्टेंट फाइंड करें। नेट रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, आपने ये फॉर्मूला लगाना है, आर इक्वल्स आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर, और इसका याद करें कल हमने पाइथागोरियन थ्योरम लगाया था, ए इक्वल ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर स्केयर रूट, तो सेम ये वही फॉर्मूला है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या फाइंड कर लेना, यूज कर लेना रिजल्टेंट का फॉर्मूला, आर इक्वल्स आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर। और उससे नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनल स्टेप, बेटा ये यूज होता है डायरेक्शन फाइंड करने। अब इसके लिए आपने फाई फाइंड करना है, और फाई इक्वल्स टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। बेटा ये फार्मूला जब आपने लगाना है ना, तो ये फार्मूला लगाते हुए आपने इग्नोर करना है साइंस को आर एक्स और आर वाई की, क्योंकि बेटा जब हम आर एक्स और आर वाई फाइंड करते हैं ना इन फार्मूला से, तो आर एक्स का आंसर नेगेटिव हो सकता है, आर वाई में भी पॉजिटिव रहे। तो जब हम यहाँ पे फाइव फाइंड करेंगे ना, तो हम इस फार्मूले के अंदर साइंस को नहीं पुट करेंगे, मतलब हम आर एक्स और आर वाई के साइन, कोई भी साइन है हम वो नहीं लगाएंगे, मतलब हम इनको हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करते हुए फॉर्मूले की मदद से फाइव फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन इज दैट, हम तो पीछे बार बार ये कहते आए हैं कि अगर हमने प्लेन के अंदर एक वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन बताने के लिए मुझे एक ही एंगल चाहिए था, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल, मैं यहाँ पे इसको क्या कह रहा हूँ, फाई कह रहा हूँ। तो एक्चुअली हम भी यहाँ पे यही करेंगे कि हम भी जब फाइनल एंगल फाइंड करेंगे, फाइनल एट द एंड मुझे एंगल थीटा ही चाहिए, तो फिर हम फाई क्यों फाइंड कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है कि बेटा देर इज डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड फाई। अब जरा ये डिफरेंस नोट कीजिएगा, क्या है बेटा, जो एंगल है ना थीटा, ये एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और बेटा ये जो एंगल फाई होता है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल होता है, और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता
मैं अभी आपको डिफरेंस समझाता हूँ। ये एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस कौन सा, उस गिवन क्वाड्रेंट का। अब जरा समझिएगा एक चीज को। पिछली स्लाइड में मैंने ये कहा कि हमने जब ये फॉर्मूला लगाना है तो आर एक्स और आर वाई के साइंस को इग्नोर कर देना, बट आर एक्स और आर वाई के साइन बड़े इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन के अंदर आर एक्स और आर वाई दोनों के साइंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट। देखें जरा, इस क्वाड्रेंट को बेटा हम बोलते थे फर्स्ट, इसको हम बोलते थे सेकंड, इसको बोलते थे थर्ड, और ये क्वाड्रेंट होता था फोर्थ। अगर मैं साइंस लगाऊं तो इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, दरमियान में ओरिजिन पड़ा हुआ है। अपवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिन से वाई पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। बेटा अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हों तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर, वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर ऐसा हो जाए कि आर एक्स नेगेटिव हो जाए और आर वाई पॉजिटिव हो जाए, तो बेटा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई करेगा कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तीसरा केस ये भी तो हो सकता है कि आर एक्स भी नेगेटिव हो और आर वाई भी नेगेटिव हो। जिस तरह ये एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और चौथा केस ये हो सकता है कि आर एक्स पॉजिटिव है, नजर आ रहा है आर एक्स पॉजिटिव, लेकिन वाई वाली वैल्यू नेगेटिव है, आर वाई क्या हो गया, नेगेटिव। तो रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक चीज जो अभी हमने सीख ली वो ये सीख ली कि आर एक्स और आर वाई के साइंस तो इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन के लिए, वो हमें क्वाड्रेंट बता देंगे। क्लियर होगी बात? अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव तो रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव तो सेकंड में, आर एक्स भी नेगेटिव आर वाई भी नेगेटिव तो थर्ड, और आर एक्स पॉजिटिव आर वाई नेगेटिव तो फोर्थ। अब इसको मैं मुश्किल करने जा रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, किस क्वाड्रेंट के अंदर आर एक्स और आर वाई दोनों के साइंस सिमिलर होते हैं, बता सकते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड। शाबाश, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी साइंस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और ऑपोजिट कहाँ पे होते हैं, सेकंड में और सेकंड। फोर्थ में। फोर्थ। मैं ये कह सकता हूँ इवन क्वाड्रेंट्स के अंदर आर एक्स और आर वाई के साइंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और ऑड क्वाड्रेंट्स के अंदर आर एक्स और आर वाई के साइंस सिमिलर होते हैं। एक ही चीज है, लेकिन पूछने का अंदाज देखें। 1 और 3 कह दिया सिमिलर साइंस, चूंकि 1 और 3 दोनों ऑड है तो ऑड क्वाड्रेंट्स कह दिया। क्लियर होगी बात? फिर 2 और 4 दोनों में ऑपोजिट है, क्योंकि 2 और 4 इवन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इवन क्वाड्रेंट्स के अंदर साइंस क्या होते हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं। तो साइंस ने तो हमें क्या बताना है, क्वाड्रेंट बता दें। उसके अलावा एंगल का भी प्रिडिक्शन होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270, और यहाँ पे दोबारा आके। अब देखिएगा, मैं आपके सामने ना एक वेक्टर लिखने जा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। बेटा लेट्स सपोज मुझे एक वेक्टर गिवन था 3i हैट माइनस 4j हैट। उसने पूछ लिया इसके लिए जो एंगल है ना वो क्या पॉसिबल है। अब तरीका कर देखिएगा बेटा, कहीं अगर साथ आई लगा हुआ है ना, इस चीज का मतलब ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स के साथ कौन सा साइन पड़ा हुआ है, पॉजिटिव, वाई वाले के साथ नेगेटिव। इस चीज का मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की रेंज क्या है, 270 से 360। तो मुझे कैलकुलेट किए बगैर मैं आंसर बता सकता हूँ कि ये जो वेक्टर 3i-4j है, ये इसका जो एंगल होगा वो इस रेंज के अंदर होगा। तो वो आपसे एंगल रेंज भी पूछ सकता है, इस तरह आपको कोई भी रैंडम से वेक्टर देके।
खैर हमारी ये डिस्कशन नहीं है, मैं अपनी डिस्कशन पे वापस आता हूँ। हमारी डिस्कशन थी डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड फाई। अब इसी फिगर को दोबारा बनाते हैं। अब जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये वाला, साइंस को इग्नोर करके, टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, तो मुझे फाइव मिलता है। अब ये फाइव होता क्या है, ये देखिएगा जरा बेटा। लेट्स सपोज इसकी वजह से जो एंगल आया ना वो ये आया, ये रिजल्टेंट आया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। बेटा ये जो फाइव है ना, ये उसी क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल होता है, और शॉर्टेस्ट एंगल होगा। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये फार्मूला मुझे जो बताएगा ना, जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल बताएगा। बट मुझे पता है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे ये एंगल नहीं चाहिए। मुझे कहाँ से एंगल चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये एंगल नहीं है, बल्कि मेरी रिक्वायरमेंट तो ये वाला एंगल है, थीटा। तो बेटा ये डिफरेंस है थीटा और फाई के अंदर। फाई क्या होता है, उसी क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल होता है, और उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। देखिए जरा, मैं एक फिगर और ड्रॉ करता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। लेट्स सपोज मेरे पास ये केस होता, एक्स वाई एक्स डैश, वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता, यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता। तो बेटा फाई क्या होता, फाई होता इसी क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ। अब इस क्वाड्रेंट के साथ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में था तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, सेकंड में आया तो डायरेक्शन क्या बन गई, क्लॉकवाइज बन गई। दैट इज वाई मैंने कहा जो फाई है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कोई हो सकता है। शॉर्टेस्ट एंगल होगा, फाई का आंसर हमेशा 0 से 90 के दरमियान आ रहा होगा, और वो उसी क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल होगा। लेकिन थीटा क्या है, मुझे पता है मुझे थीटा चाहिए, तो मुझे यहाँ से मेजरमेंट लेनी है एंगल की, यहाँ से लेके इस वेक्टर रिजल्टेंट तक ये एंगल क्या बनता है, थीटा बनता है। बेटा थीटा और फाई में अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, कोई मसला नहीं है। बेटा जाग रहे हैं ना? यस सर, जाग रहे हैं। ओके, ठीक है। चलें, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आपको मैं थोड़ा सा घुमाने जा रहा हूँ। चलें, मैं यस चार सर। केसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ आप इसी एंगल डिटर्मिनेशन को लेके। केस नंबर वन, रिजल्टेंट ये पड़ा हुआ है। केस नंबर टू, रिजल्टेंट ये पड़ा हुआ है। केस नंबर थ्री, रिजल्टेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। केस नंबर फोर,
रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के बराबर। अब सबसे पहले बाय फार्मूला जब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो हमें फाइव मिलना है। और फाइव होता है उसी एक्सिस में, उसी क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस साथ बनने वाला है। तो इस केस में जो फार्मूला बताएगा ना मुझे फाइव की ये वाली वैल्यू बताएगा। इस केस में फार्मूला मुझे फाइव की ये वाली वैल्यू बता रहा होगा। इस केस के अंदर मुझे फाइव की ये वाली वैल्यू मिलनी है, और इस केस के अंदर मुझे फाइव की ये वाली वैल्यू मिली। पहली बात क्लियर। अगली बात, मेरी रिक्वायरमेंट फाइव तो नहीं थी कभी भी, क्योंकि वेक्टर को प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे जो एंगल चाहिए वो थीटा होता है। और थीटा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस वेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव लाइन तक बनने वाला एंगल। तो ये पहले क्वाड्रेंट वाला केस देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट था। बेटा यहाँ पे थीटा क्या बनेगा? थीटा इस एक्सिस से शुरू होके यहाँ तक है, तो थीटा भी तो यही नहीं बन रहा जो फाई है। अगर तो ये वाला केस आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरे थीटा का आंसर क्या आने वाला है? मेरे थीटा का आंसर आने वाला है एग्जैक्टली इक्वल टू फाइव। मतलब क्या होगा? अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर जो आंसर फाइव का आएगा वही आंसर थीटा का है। लेकिन इस केस के अंदर देखें, मेरा थीटा है यहां से लेके यहां तक, मुझे तो थीटा चाहिए। बट हमें क्या पता है? सिर्फ इतना एंगल पता है, इतना हिस्सा। अब इसके लिए हम टेक्निक लगाने जा रहे हैं। टेक्निक क्या लड़ा रहे हैं? मुझे इतना तो पता है, अगर मैं ये कंप्लीट एंगल की बात करूं यहां से लेके यहां तक, तो ये कंप्लीट एंगल होता है 180। और इस 180 में से अगर मैं इतना सा हिस्सा माइनस कर देता हूँ फाइव वाला, तो थीटा नहीं रह जाता। तो मेरे पास थीटा का आंसर क्या आ गया? थीटा का आंसर आ गया 180 डिग्री में से फाइव को क्या कर लो, निकाल दो। 180 टोटल था, इसमें से इतना सा पोर्शन निकाल दो तो क्या रह जाएगा? थीटा। इस चीज का मतलब फाइव मुझे लीड करता है टुवर्ड्स थीटा। फाइव क्या करता है? लीड करता है, थीटा फाइंड करने में हेल्प करता है। इस केस को देखें जरा। इस केस में मुझे क्या चाहिए? मुझे थीटा चाहिए, और वो थीटा है यहां से लेके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कंप्लीट एंगल यहां तक, ये है थीटा। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे जरा, आपने मेरी हेल्प करनी है। मुझे पता है यहां तक एंगल 180 बढ़ा हुआ है। ये एंगल कितना है? और 180 में अगर मैं ये वाला हिस्सा फाइव का ऐड कर दूं, तो मुझे टोटल थीटा नहीं मिल जाएगा? तो थीटा आएगा 180 डिग्री प्लस फाइव। इस केस को भी देख लेते हैं। जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो यहाँ से शुरू होना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर होते होते यहाँ तक आना है। ये है मेरा थीटा। अब फाइंड कैसे करना है? मुझे ये पता है कि ये कंप्लीट जो एंगल बन रहा है यहाँ से अगर मैं शुरू करूं और इसको रोटेट करूं, तो ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्रीज। ये कितना होता है? 360। अगर मैं इस 360 में से इतना हिस्सा माइनस कर लूं तो थीटा नहीं रह जाता। हम कहेंगे 360 डिग्री माइनस फाइव। मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा थीटा इक्वल होगा फाइव के। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इक्वल होगा 180 माइनस फाइव। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इक्वल होगा 180 प्लस फाइव। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इक्वल होगा 360 माइनस फाइव के। अब स्टेप क्या है? आर एक्स और आर वाई के साइन से मुझे क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। जब मुझे क्वाड्रेंट पता है तो मेरे पास ये चार फार्मूलाज पड़े हैं, हम इनको यूज करके मुतलका थीटा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फाई कैसे फाइंड करेंगे? टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स से। तो बेटा ये हमारे पास पांच स्टेप्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वापस जाते हैं जरा। अब शॉर्टकट में हमने जो चीजें याद रखनी है। स्टेप नंबर वन, जो भी वेक्टर्स गिवन हो उनके बेटा आपने एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड कर लेने। स्टेप नंबर टू, सारे एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर लो। स्टेप नंबर थ्री, सारे वाई को ऐड कर लो। स्टेप नंबर फोर, फार्मूला लगाओ आर इक्वल्स आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र स्क्वायर रूट। और स्टेप नंबर फाइव में आपने क्या फाइंड कर लेनी है? डायरेक्शन फाइंड कर लेनी है। अभी भी मैं प्रॉब्लम पे नहीं लेके जाऊंगा। प्रॉब्लम पे जाने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ताकि हमें ये पांच स्टेप जबानी याद हो जाए कि हमने किया क्या था। देखें जरा।
बेटा सपोज करें मुझे दो फोर्सेस गिवन है। पहली फोर्स है F1 और मुझे ये कहा गया बेटा F1 है 10 न्यूटन, और एक दूसरी फोर्स भी मुझे गिवन है वो है F2 और मुझे ये कह दिया गया ये 20 न्यूटन है। फिर उसने मुझे कहा F1 जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है ना इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो है 30 डिग्री, और F2 जो एंगल बना रही है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो है 60 डिग्री। उसने मेरे से पूछ लिया फाइंड एफ। फाइंड एफ का मतलब है इस एफ का मैग्नीट्यूड भी बताना है और फाइनल जो ये रिजल्टेंट फोर्स एंगल बनाएगी वो भी बताना है। अब हमने कितने स्टेप सीखे थे भला? 5। स्टेप नंबर 1 देखें जरा क्या था, आपके लिए आसानी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 ये था जो भी वेक्टर्स गिवन होंगे उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स बताएं। इस केस में मुझे दो ही वेक्टर्स गिवन है ना, फोर्सेस वेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स बताते हैं। सबसे पहले मुझे F1 का एक्स कंपोनेंट चाहिए, फार्मूला मुझे पता है, वो होता है एफ कॉस थीटा, तो ये बनेगा F1 कॉस ऑफ थीटा 1। F1 की वैल्यू 10 कॉस ऑफ 30, तो ये बनेगा 8.666, या इसको 8.66 या 67 न्यूटन भी लिख सकते हो। ये मेरे पास आएगा F1 एक्स। ये स्टेप नंबर 1 है, ये लिखना जरूरी है। इसी तरह इसी फोर्स का y कंपोनेंट भी फाइंड करें तो F1y कह लें इसको, वो बनेगा F1 साइन ऑफ थीटा 1। पुट करते हैं बोला 10 साइन ऑफ 30। साइन 30 पे हाफ होता है तो ये 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका। ये आ गया F1 का। अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ, उसने कहा था ऑल सर गिवन वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स फाइंड करें, तो F2 पे भी इसी चीज को रिपीट करते हैं। F2 के लिए बनेगा F2x, Fx की बजाय F2x विच इज इक्वल टू F2 कॉज ऑफ थीटा 2। F2 है 20 कॉज ऑफ 60। कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 10 न्यूटन। वेरीफाई करते जाइएगा साथ साथ। इसी तरह F2y भी फाइंड कर लें, वो आएगा F2 साइन ऑफ थीटा 2। F2 है 20 साइन ऑफ 60, तो ये बनेगा गालबान 18.66। जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, बल्कि ये बनेगा 17.32। इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा ये वाली वैल्यू जरा, 0.866 मल्टीप्लाई बाय 20, 17.32 न्यूटन। क्लियर हो गया? ये है स्टेप नंबर 1। जितनी भी वेक्टर्स गिवन हो उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल लें। बेटा कोई मसला तो नहीं है इसमें स्टेप नंबर 1 में? नो सर। चलिए अब आते हैं अगले स्टेप पे। स्टेप 2 क्या था? वो ये था कि सारे एक्स कंपोनेंट्स को जमा कर दें। क्या कर दें? सारे एक्स कंपोनेंट्स को, तो उसको भी मैं इधर ही करने लगा हूं, हमारे पास अभी स्पेस मौजूद है ताकि दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे हो जाए। स्टेप नंबर 2। अच्छा अब मैं सारे एक्स को जमा करूंगा तो उसको आर एक्स कहने की बजाय मैं एफ एक्स भी कह लूं, कोई मसला तो नहीं? कहा जा सकता है ना। एफ एक्स बनेगा F1x प्लस F2x। F1x की वैल्यू मेरे पास है 8.66 और F2x की वैल्यू ये पड़ी है 10। ये आंसर आ जाएगा 18 पॉइंट, ये आ गया Fx। स्टेप 3 भी यहाँ भी हो जाएगा। वो था सारे y को जमा कर दें, उधर आर वाई कहा था, इधर हम उसको एफ वाई कह लेते हैं। ये बनेगा F1y प्लस F1 है 5 और F2y है 17.66।
32। दोनों को ऐड किया तो 22.32 न्यूटन। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है? पहले 3 स्टेप क्लियर है? नो सर, नहीं है। ओके, अच्छा देखिए अब बेटा, यस क्वाड्रेंट सर, क्लियर है। कोई किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी ये कैसे पता चलना है? एफ एक्स और एफ वाई के साइन देखें। एफ एक्स का आंसर जो आया वो भी क्या है? पॉजिटिव है। एफ वाई का आंसर भी पॉजिटिव है। तो रिजल्टेंट कहाँ पे लाई कर रहा है भला? पहले क्वाड्रेंट के अंदर। इस चीज का मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा और फाई सेम है, तो वो हमारी टेंशन खत्म हो गया। हम फाई फाइंड कर लें, डायरेक्ट थीटा लिख लें, बात सेम ही है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4, रिजल्टेंट फाइंड करना। और वो स्टेप ये था कि आर इक्वल आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ वो एफ है, विच इज इक्वल एफ एक्स का स्क्र प्लस, और क्या हो गया इसका स्क्र रूट। एफ एक्स की वैल्यू बेटा थी 18.66 इसका स्क्र, और एफ वाई की वैल्यू थी 22.32 का स्क्र, और इसका स्क्र रूट ले लेना है। स्क्र एफ का आंसर क्या आ जाएगा भला? सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा ये आंसर अप्रोक्सीमेट 29 न्यूटन, 29.1 के करीब आंसर आता है। 29 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास फोर्स का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है? फाई से टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। फाई इक्वल्स टेंजेंट इनवर्स, ये स्टेप 5 लिख लें जी। एफ वाई की वैल्यू है 22.32 डिवाइडेड बाय एफ एक्स है 18.66। तो बेटा जब इसको सॉल्व करते हो तो ये आंसर कोई 49 के करीब आ जाएगा, 50 डिग्री। क्लियर होगी बात? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो थीटा इक्वल्स फाई है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? तो बेटा ये 5 स्टेप्स हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। क्लियर है ये 5 स्टेप? सर, आपने कहा है कि वो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही थी, इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बट हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है एंड सेकंड नेगेटिव है। बेटा, ऐसा तो नहीं होता पहले क्वाड्रेंट में आर एक्स। ये देखो जरा, ये पहला क्वाड्रेंट है, एक्स की वैल्यूज भी पॉजिटिव रहेंगी और वाई की भी क्या रहेंगी? ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई क्या हो जाता है? पॉजिटिव। थर्ड के अंदर आते हैं तो एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव रहता है। थर्ड के अंदर ये दोनों क्या रहते हैं? नेगेटिव। और फोर्थ के अंदर एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था जिसमें हमारे पास आर एक्स और आर वाई दोनों के आंसर क्या आए थे? पॉजिटिव आए थे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, नहीं है। अब जरा अपनी एग्जाम्पल पे आए या क्लास वाइंड अप करनी है? ये सारी एफर्ट हमने एक सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की है, क्योंकि ये हमारी बुक में नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम इसी टेक्निक से सॉल्व करनी है। आज ही करेंगे जो उसको कल पे रखें फिर? चलें, आपने एक काम करना है, आपने अच्छे से ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताया ना, ये वाले, ये आपने अच्छे से याद रखने का। इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को फिर हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।